प्रायोरिटी स्केजुलिंग। अब तक जो हम स्टडी कर चुके हैं, दो स्केजुलिंग एल्गोरिदम को हम स्टडी कर चुके हैं, जो कि FCFS और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम थे। अब हम इस लेक्चर में जो है जो स्केजुलिंग एल्गोरिदम स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारा प्रायोरिटी स्केजुलिंग है। प्रीवियस जो एल्गोरिदम्स में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ वो कैसे वर्क करते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। तो अब देखेंगे प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो है वो किस तरह वर्क करता है, और ये भी देखेंगे कि ये एल्गोरिदम जो है बेटर एल्गोरिदम है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं और कैसे इसके कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं और उनको किस तरह सॉल्व किया जाएगा। लेट्स सी कि जो है प्रायोरिटी स्केजुलिंग, अ प्रायोरिटी इज़ एसोसिएटेड विद ईच process and the CPU is allocated to the process with highest priority। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि स्केजुलिंग प्रायोरिटी में होता क्या है। बेसिकली प्रायोरिटी स्केजुलिंग में हर प्रोसेस को जो है वो जो है पर्टिकुलर प्रायोरिटी जो है वो असाइन की गई है, या हर प्रोसेस की जो है पर्टिकुलर प्रायोरिटी होती है और उस प्रायोरिटी के ऊपर जो है स्केजुलिंग होती है। अगर प्रोसेस की जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी तो CPU उसको पहले दिया जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा उसकी जो प्रायोरिटी होगी उसको CPU असाइन किया जाएगा, एंड सो ऑन। इट्स मीन के प्रायोरिटी के ऊपर जो है हम डिसीजन कर रहे हैं कि किस प्रोसेस को जो है CPU पहले एलोकेट किया जाए। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो जैसे जैसे प्रायोरिटीज़ हायर प्रायोरिटी और उसके बाद उससे लोअर और उससे लोअर एंड सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। सिचुएशन अगर दो प्रोसेस या दो से ज़्यादा सेम प्रायोरिटी के प्रोसेस आ जाते हैं तो इन दैट सिचुएशन हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल प्रायोरिटी प्रोसेस आर स्केड्यूल्ड इन FCFS ऑर्डर। यानी कि अगर दो से ज़्यादा प्रोसेस जिनकी प्रायोरिटी सेम है और वो जो हैं अराइव होते हैं तो फिर उन सेम एक प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को जो है उनमें से जो प्रोसेस फर्स्ट आएगा दैट विल बी अ सर्व अकॉर्डिंग टू FCFS ऑर्डर। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है उस ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाएगा, और जो प्रोसेस फर्स्ट अराइव होगा रेडी क्यू के अंदर उसको जो है CPU पहले असाइन किया जाएगा। तो इस तरह प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो है वो होती है। पीछे लास्ट लेक्चर में जो है हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को स्टडी किया था। अब हम शॉर्टेस्ट जॉब को जो है एल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ प्रायोरिटी स्केजुलिंग। तो कैसे? An SJF algorithm is simple, a priority algorithm where the priority P is the inverse of the predicted next CPU burst. The larger the CPU burst, the lower the priority, and vice versa. CPU SJF scheduling जो बेसिकली जो है वो जस्ट प्रायोरिटी स्केजुलिंग है जो कि हमने प्रीवियस पढ़ी थी। प्रायोरिटी कैसे डिटरमिन की जाती है? बाय द नेक्स्ट CPU बर्स्ट। अगला नेक्स्ट जो CPU बर्स्ट होगा उसके ज़रिए जो है हम प्रायोरिटी डिटरमिन करते हैं। हमने SJF स्केजुलिंग में देखा था कि प्रोसेस जो कि स्मॉलेस्ट नेक्स्ट CPU बर्स्ट जो है उसको पहले CPU जो है वो असाइन किया जाएगा, या वो पहले CPU जो है वो हासिल करेगा। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट CPU बर्स्ट और प्रिडिक्टेड नेक्स्ट CPU बर्स्ट जो है that is the factor that determine the priority of this scheduling algorithm। that is mean के what is mean by इस सेंटेंस से क्या मतलब है कि the priority algorithm where priority P is the inverse of the predicted next CPU burst। हम ये जो सेंटेंस है हम ये क्यों कह रहे हैं? बिकॉज larger the CPU burst the lower the priority। यानी कि अगर CPU का बर्स्ट लार्जर होगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। तो प्रोसेस जिनकी शॉर्टेस्ट CPU बर्स्ट होगा उनको पहले CPU जो है वो असाइन किया जाएगा। यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब जो है वो CPU जो है वो पहले, जिनका शॉर्टेस्ट बर्स्ट है उनको पहले CPU दिया जा रहा है। सो प्रोसेस विल बी अ हायर प्रायोरिटी
और अगर लार्जर द सीपीयू बर्स्ट होगा उसकी लोअर प्रायोरिटी होगी, यानी कि शॉर्टेस्ट बर्स्ट वाले सीपीयू की प्रायोरिटी हाई होगी और लार्जर बर्स्ट सीपीयू बर्स्ट की प्रायोरिटी जो है वो लोअर होगी। स्मॉलर जो है दैट इज मीन बाय दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये निकल रहा है। तो प्रायोरिटी वेयर द प्रायोरिटी पी इज द इनवर्स ऑफ द प्रिडिक्टेड नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। तो SJF इज़ ए सिंपल प्रायोरिटी एल्गोरिथम इस फैक्टर के साथ। अगर हम इस फैक्टर को कंसीडर करें तो SJF जो है वो आप यही कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज़ सिंपल प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम। जी, प्रायोरिटी आर जनरली इंडिकेटेड बाय सम फिक्स रेंज ऑफ नंबर सच एज 0 to 7 और 0 to 4094। तो ये जो है प्रायोरिटीज़ को जो है नॉर्मली जो है हम इन नंबरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे लोअर नंबर जो है वो लोअर प्रायोरिटी को ज़ाहिर करते हैं और कुछ ऐसे भी सिस्टम है जहाँ लोअर नंबर को जो है वो हायर प्रायोरिटी जो है कंसीडर किया जाता है। सपोज़ सम सिस्टम ऐसे हैं कि ज़ीरो जो है वो हायर प्रायोरिटी के लिए, जिन प्रोसेस की ज़ीरो प्रायोरिटी होगी इट्स मीन कि वो हायर हैं, और कहीं ऐसे भी सिस्टम है जहाँ पे ज़ीरो को लोअर प्रायोरिटी भी कंसीडर किया जाता है। तो ये जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसको जो है कंसीडर किया जाता है। कुछ बुक ऐसे हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि हायर नंबर होगा तो वहाँ पे हायर प्रायोरिटी कंसीडर होगी, और कुछ बुक ऐसी भी हैं जहाँ पे आप लोअर नंबर होगा वो लेकिन वो हायर प्रायोरिटी होगी। तो लेकिन हम यहाँ पे इस जो है लेक्चर के अंदर जो भी हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग देखेंगे तो वहाँ हम लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी कंसीडर करेंगे। मीन कि ज़ीरो अगर प्रायोरिटी प्रोसेस की होगी तो वो उसका प्रायोरिटी हाई होगी। सो हम यहाँ पे इसी तरह कंसीडर कर रहे हैं, और 1 जो है उससे नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी, 2 जो है उससे नेक्स्ट प्रायोरिटी होगी, दैट इज सो ऑन। तो ये बात हम आप जेन में रखिएगा क्योंकि आगे नेक्स्ट जब हम एग्जांपल देखेंगे तो हम इसी बात को कंसीडर करते हुए आगे चलेंगे। प्रायोरिटी स्केजुलिंग कैन बी ईदर प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। तो प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेट्स सी के प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव जब प्रायोरिटी स्केजुलिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो व्हाट हैपन वो हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। अ प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिथम विल प्रीएम्प्ट द सीपीयू इफ द प्रायोरिटी ऑफ न्यूली अराइव प्रोसेस इज हायर देन द प्रायोरिटी ऑफ द करंटली रनिंग प्रोसेस। तो क्या होगा अगर प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, अगर एक प्रोसेस रन कर रहा था और एक नया प्रोसेस जो है और उसकी प्रायोरिटी जो है एज़ कम्पेयर टू जो करंटली रनिंग प्रोसेस होगा, लेट्स से कि ये हमारे पास सीपीयू है, यहाँ पे एक प्रोसेस जो है सपोज P1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू के ऊपर। तो बेसिकली एक नया प्रोसेस जो है दैट इज़ रेडी क्यू में जो है आपके पास P2 जो है अराइव होता है। P2 अराइव हुआ और इसकी प्रायोरिटी थी 2 प्रायोरिटी थी, और ये जो प्रोसेस P2 अराइव हुआ है इसकी प्रायोरिटी जो है वो 1 है। लेट्स से सपोज अगर ये प्रीएम्प्टिव होगा तो इस प्रोसेस को जो है CPU फ़ौरन असाइन कर दिया जाएगा और इससे प्रोसेस CPU जो है वो ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि CPU विल टेकन अवे फ्रॉम करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस एंड गिवन टू द न्यूली अराइव प्रोसेस विद हायर प्रायोरिटी। इसका मतलब दैट इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केजुलिंग। तो अब हम देखते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग में क्या होता है। जी, non-preemptive priority scheduling algorithm will simply but the new process at the head of the ready queue। जैसे कि अगर आप नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग को प्रायोरिटी स्केजुलिंग को फॉलो कर रहे हो, अगर न्यू प्रोसेस जो है अ न्यू प्रोसेस अराइव विद हायर प्रायोरिटी, तो करंट रनिंग प्रोसेस जो करंटली रनिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस करंटली रनिंग प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा? बिकॉज दैट इज़ नॉन प्रीएम्प्टिव। यहाँ पे तो हमने कर लिया था प्रीएम्प्ट, क्योंकि हमने देखा कि करंटली प्रोसेस जो रन कर रहा था उसकी प्रायोरिटी 2 थी और P2 जो आया उसकी 1 थी, तो इसको हमने जो है CPU इससे लेकर P2 को साइन कर दिया। बट इन केस ऑफ ये अगर नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो उस सूरत में ये नहीं किया जाना था, क्योंकि हम जो है नॉन प्रीएम्प्टिव को कर रहे हैं। द प्रोसेस विल नॉट बी अ डिस्टर्ब। नया प्रोसेस जो है वो एट द हेड ऑफ क्यू, हमने क्यू देखा थे कि क्यू होती है, रेडी क्यू होती है, तो उस क्यू के अंदर हेड एंड टेल होते हैं। तो नया प्रोसेस जो है वो कहाँ पे रखा जाएगा? एट द हेड ऑफ क्यू। इट्स मीन
कि इट विल कीप इन द क्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्रायोरिटी। जो हमने क्यूज़ स्टडी की थी, तो यहाँ पे अगर ये रेडी क्यू है, यहाँ पे ये प्रोसेस जो है आपके रेडी क्यू में अवेलेबल है। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हम तो ये जो प्रोसेस हमारे क्यूज़ में पड़े हुए हैं, इन प्रोसेस को जो है बेसिकली इनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग टू इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से जो है इनको क्यू में रखा जाता है। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होगी उसको रेडी क्यू में जो है वो हेड के ऊपर रखा जाएगा। सो बेसिकली दैट इज़ हेड और दैट इज़ टेल। तो इट्स मीन कि वो हेड के ऊपर जो है उस प्रोसेस को रखा जाएगा। तो करंटली रनिंग प्रोसेस जैसे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा तो सीपीयू जो है वो नए प्रोसेस को जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। तो ये सिर्फ नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर होगा। लेट्स सी कि हम एक एग्जांपल देखते हैं और उस एग्जांपल में हम इसको बेहतर तरीके से जो है अंडरस्टैंड करेंगे। कंसीडर as an example, consider the following set of process assumed to have arrived at 0 in order P1, P2 and so on P5 with the length of the CPU burst given in millisecond। तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस है जो कि P1, P2, P3 और P4 है, दैट इज सेट ऑफ प्रोसेस। हमें बस टाइम दिया गया है इसका और इनका प्रायोरिटी जो है प्रायोरिटी दी गई है। सो दैट इज़ रिमेंबर दैट इज़ आपकी जो है प्रोसेस जो है इसके लिए हम गैंट चार्ट जो है वो ड्रॉ करते हैं और ये दो जो है नॉन प्रीएम्प्टिव है। सो बेसिकली प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग यूजिंग प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग वी वुड स्केड्यूल द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग गैंट चार्ट। जो है हम यहाँ पे अगर इसको देखें तो जैसे ही आपका जो है प्रोसेस जो है वो अराइव होते हैं एंड दैट इज़ अराइव एट ज़ीरो टाइम, इट्स मीन कि ये प्रोसेस जो है ज़ीरो टाइम पे अराइव होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस अवेलेबल हैं इन रेडी क्यू बिकॉज दे आर अराइविंग एट ज़ीरो पॉइंट। सो इनमें से जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो हम उसको सीपीयू पहले साइन करेंगे। इट्स मीन कि जैसे मैंने कहा था कि हम लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी कंसिडर करेंगे, तो P2 का जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, इट्स मीन दैट इज़ हायर प्रायोरिटी। तो P1 जो है उसका 1 मिलीसेकंड बर्स्ट है, तो ये 1 मिलीसेकंड तक इसने एग्जीक्यूशन की। उसके बाद जो है प्रोसेस देखेगा कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है जिसकी लोअर प्रायोरिटी है, हायर प्रायोरिटी है, दैट इज़ P5। तो P2 जो है वो कंप्लीट हो गया। P5 का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है, तो 1 + 5 = 6 मिलीसेकंड में 5 ने कंप्लीट किया। जब 5 भी कंप्लीट हो गया, अब आपके पास ये 3 प्रोसेस अवेलेबल है। इनमें जो है प्रायोरिटी P1 की हाई है जो कि विच इज़ 3। सो इट्स मीन कि इसका बर्स्ट टाइम 3 है, 10 है, तो 6 + 10 = 16। P1 जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस अवेलेबल है P3 और P4, इट्स मीन कि P4 का जो टाइम है दैट जो प्रायोरिटी है दैट इज़ हायर फ्रॉम P4। तो P3 को साइन कर दिया गया और इसका जो टाइम एग्जीक्यूशन थी वो 2 मिलीसेकंड थी, तो 18 मिलीसेकंड पे इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। और लास्ट वन इज़ P4 और उसकी जो है बर्स्ट टाइम 1 मिलीसेकंड था, तो 19 मिलीसेकंड में इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। लेट्स सी कि वेटिंग टाइम क्या है, दैट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज दे आर अराइविंग एट टाइम 0। सो P1 का जो है अगर हम इस चार्ट के ऊपर नज़र डालें तो P1 का जो अराइवल टाइम है, जो वेटिंग टाइम है, दैट इज़ 6 मिलीसेकंड। P को जो है 6 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा। उसके बाद P2 जो है वो जैसे ही अराइव हुआ तो उसको CPU पहले साइन किया गया, यानी कि 0 के ऊपर, तो इसका मतलब है उसका वेटिंग टाइम तो है ही नहीं। P3 जो है उसको 16 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा, यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई। P4 जो है उसको 18 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा और P5 को जो है 1 मिलीसेकंड तक वेट करना पड़ा। तो 6 0 16 18 1 दैट इज़ टोटल प्रोसेस इज़ 5, तो डिवाइडेड बाय 5 8.2 मिलीसेकंड जो है दैट इज़ एवरेज वेटिंग टाइम विल कैलकुलेटेड फॉर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। नेक्स्ट जो है अब हम इसके देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इसके अंदर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग के अंदर, कि ये प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग जो है कैसे वर्क करती है और अब तक तो ये बेहतर नज़र आ रहा है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम कि यहाँ पे कोई स्केड्यूलिंग के अंदर कोई मसला भी है? तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको हम देखते हैं कि मेजर प्रॉब्लम जो है इसके साथ विद द प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इज़ इनडेफिनेट ब्लॉक और स्टारवेशन। व्हाट मीन बाय इनडेफिनेट ब्लॉक और स्टारवेशन, देखते हैं हम इसको। अ प्रोसेस दैट इज़ रेडी टू रन बट वेटिंग फॉर द CPU कैन बी कंसिडर्ड ब्लॉक्ड
यानी कि एक प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा रन के लिए, लेकिन उसको CPU जो है वो नहीं मिल रहा, और उसको हम ऐसे ही कंसिडर करेंगे दैट इज़ ब्लॉक, यानी कि वो उसको CPU जो है मिल नहीं पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा वो हम देखते हैं। प्रायोरिटी scheduling algorithm can leave some lower priority process waiting indefinitely. That is the reason low priority process waiting indefinitely. तो ये इसमें प्रॉब्लम है कि कुछ प्रोसेस जो रेडी क्यू में अवेलेबल हैं वो एग्जीक्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं और CPU उनको मिले, लेकिन उनकी प्रायोरिटी बहुत ही लो है और वो रेडी क्यू में ही है। और जैसे जैसे हायर प्रायोरिटी वाले प्रोसेस आ रहे हैं एज कम्पेयर टू दे ये लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस के, तो क्या हो रहा है, वो लोअर प्रायोरिटी जो है वो लेट होते जा रहे हैं, उनको CPU मिल नहीं रहा। और एक वर्स कंडीशन ये भी हो सकती है, या तो उनको प्रोसेस CPU बहुत लेट मिलेगा, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है कि उनको प्रोसेस जो है CPU मिले ही ना, क्योंकि वो रेडी क्यू में CPU एग्जीक्यूट कर रहा है, उसी मीनवाइल और रेडी क्यू के अंदर हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस इंटर हो गए, CPU फिर उनको मिल गया। इसी तरह ये प्रोसेस चल रहा है और वो वेट ही करते रह रहे हैं। तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो बैठे हुए हैं। इसका हल क्या है? लेट्स से कि दे आर लो प्रायोरिटी प्रोसेस जो अराइव हो रहे हैं हायर प्रायोरिटी इन रेडी क्यू से, तो क्या होगा, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है वो CPU हासिल कर रहे हैं। तो इन हैवीली लोडेड कंप्यूटर सिस्टम स्टडी stream of higher priority process can prevent a lower priority process from never getting the CPU। तो ये जो है जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इनडेफिनेट ब्लॉक या स्टारवेशन, दैट इज मीन कि वो इसका मतलब ही यही है कि उन लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को CPU मिल ही नहीं पा रहा, वो वेट ही कर रहे हैं। तो जो है जनरली वन ऑफ द टू थिंग विल हैपन, ईदर द प्रोसेस विल इवेंचुअली बी अ रन or the computer system will eventually crash and lose all unfinished lower priority processes। तो दो चीज़ें होंगी जब ये सिचुएशन होंगी, या तो उनको इवेंचुअली कहीं CPU मिल भी गया तो वो रन हो जाएंगे वेरी लेट, बहुत लेट जैसे बताया, या सिस्टम क्रैश कर गया और जितने लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस थे वो लॉस हो गए, वो फिनिश हो गए। तो ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है यहाँ पे। तो सोल्यूशन क्या है इसका? तो लेट्स सी के सोल्यूशन हम देखते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ इनडेफिनिट ब्लॉकेज ऑफ लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस इज एजिंग। दैट इज एजिंग। एजिंग है वो एजिंग हम देखते हैं कि क्या होता है। एजिंग इज समथिंग हम जो है टू सॉल्व द इनडेफिनिट ब्लॉक और स्टारवेशन। ये एजिंग जो है हम इनडेफिनिट ब्लॉकिंग और स्टारवेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे। तो एजिंग है क्या? एजिंग involves a gradually increase the priority of the process that wait in the system for a long time। that is mean यानी कि जब प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है CPU में फॉर लॉन्ग टाइम, तो उसको एजिस किया जाता है। द सिस्टम विल गो अंडर एजिंग में क्या होता है कि हम प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं, यानी कि एज इट एजिस, जैसे जैसे उसकी एजिस होती जाती है उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं। इफ प्रोसेस इज वेटिंग इन क्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो बाय मीन ऑफ एजिंग हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली, तो स्लोली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इट्स प्रायोरिटी गेट हायर, ताकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई हो जाए। तो एक टाइम आएगा कि उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी और सम अदर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस जो है उसको CPU उसकी एग्जीक्यूशन के लिए मिल जाएगा और उसका इनडेफिनेट इट डू नॉट रिमेन द इनडेफिनेट ब्लॉक या स्टार्विंग फॉर CPU नहीं होगी। तो ये एक सोल्यूशन है इसके लिए। तो ये जो है बेसिक एजिंग जो है वो लोअर प्रायोरिटी की जो है प्रोसेस की प्रायोरिटी को इंक्रीज करते हैं ग्रेजुअली। फॉर एग्जांपल इफ प्रायोरिटी रेंजेस फ्रॉम 1 to 7 to low to high, और वो वुड इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ वेटिंग प्रोसेस बाय 1 every 15 minutes। यानी कि ये रेंज है प्रायोरिटी की, 0 इज़ हाईएस्ट और 127 जो है हम लोएस्ट कर रहे हैं। हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रायोरिटी हर 15 मिनट के बाद। लेट्स से कि एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस विद लोअर प्रायोरिटी, उसकी प्रायोरिटी जो है 127 है और वो वेट कर रहा है, और यहाँ पे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ रहे हैं और उनको CPU मिलता जा रहा है। तो ये जो वेटिंग प्रोसेस है इसको ये वेट ही कर रहा है। तो हमने क्या करना है, हमने हर 15 मिनट के बाद इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज करनी है। तो जब हम इसका
मतलब है कि अगर उसकी 127 थी, जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो वो 126 हो जाएगी, और अगले 15 मिनट के बाद वो 125 हो जाएगी, और अगले 15 मिनट के बाद वो 24 हो जाएगी, और इस तरह सो ऑन, और एक स्टेज आएगी उसकी प्रायोरिटी 0 या 1 होगी, और CPU जो है वो उसको असाइन कर दिया जाएगा। इवेंचुअली व्हेन इवन अ प्रोसेस विद इनिशियल प्रायोरिटी ऑफ 127 वुड हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द सिस्टम एंड वुड बी एग्जीक्यूटेड। तो ये टाइम एक आ जाएगा जब वो प्रोसेस की प्रायोरिटी 0 पे पहुंच जाएगी, जिसकी हम जो है प्रायोरिटी को इंक्रीज़ कर रहे थे, और उसको वो CPU असाइन किया था, वो CPU उसको असाइन हो जाएगा, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो हाई हो गई है और वो 0 तक पहुंच गई है। एंड नाउ इट्स द टाइम टू गेट द CPU एंड एग्जीक्यूट।